हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हमारे नए टॉपिक सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया को डिस्कस करेंगे और ये हमारे ईपीएफओ का एक सिलेबस का पार्ट है एंड उसके साथ साथ ये यूपीएससी मेंस का भी टॉपिक है। तो आज हम ज़्यादा फोकस ईपीएफओ के अकॉर्डिंग करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर में हमने देखा कि ज़्यादातर उन्होंने सोशल सिक्योरिटी पे डेफिनेशंस जो आईएलओ में हुई थी या विलियम बेवरेज की डेफिनेशंस थी उस पे बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन रेज किए हैं। तो हम हमारे नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि एज नेम सजेस्ट सोशल सिक्योरिटी इट मीन्स कि एक सोसाइटी में एक लेवल पे हर मेंबर जो सोसाइटी के हैं उन्हें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इन द सेंस ऑफ एक्सेप्शनल अनकंडीशनल कोई कंटिजेंसीज जो आती हैं उनके लिए है। अब हम यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी को ऐसे भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हम वर्कर्स के लिए देखेंगे, यहाँ पे ज़्यादा फोकस्ड उनके लिए है जो एम्प्लॉयज़ जो वर्कर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो काम करते वक्त कभी वो बीमार पड़ते हैं, कभी कोई सीजनल वर्कर होते हैं, उनका हमेशा काम ही नहीं चलता है, या उनके पीछे फैमिली कोई एक्सीडेंट हो गया तो पीछे फैमिली का ध्यान देना। ये सब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जो फैसिलिटीज़ है ये एक डिवाइस है फॉर अ लेबर वेलफेयर। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, इट मीन्स प्रोटेक्टिंग अ वर्कर एंड हिज फैमिली अगेंस्ट वर्क और हेल्थ रिलेटेड इवेंचुअलिटीज़। जो इवेंचुअलिटीज़ में हम ये कह सकते हैं कि जो सिकनेस, मटर्निटी, डिसेबिलिटी, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम देख सकते हैं। और इंडिया में हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बना के काफ़ी लॉज उससे रिलेटेड बनाए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली हम इंडिया में सबको ये फैसिलिटी नहीं मिल पाती क्योंकि 90% हमारे यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। तो चलिए हम ये सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। व्हाट इज़ सोशल सिक्योरिटी? ये डेफिनेशन लॉर्ड विलियम बेवरेज ने दी थी। कब? जब 1942 में नेशनल स्कीम्स ऑफ सोशल इंश्योरेंस एक कमेटी बनी थी ब्रिटेन में। ये पोस्ट वॉर के बाद बनी थी, जिस इस कमेटी को उन्होंने हेड किया था। तो उसके अकॉर्डिंग उनकी स्टडी रिसर्च में उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, सोशल सिक्योरिटी इज़ यूज टू डिनोट सिक्योरिटी ऑफ एन इनकम टू टेक द प्लेस ऑफ अर्निंग when they are interrupted by unemployment, sickness or accident, to provide for retirement for age, against loss of support by death of another person, and to meet exceptional expenditures such as those concerned with birth, marriage and death. इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि एक सिक्योरिटी ये डिनोट करता है, एक सिक्योरिटी देना इनकम के बदले। इनकम के बदले इन द सेंस कि जब वर्कर काम नहीं कर पा रहा है, चाहे वो सिकनेस की वजह से अनएम्प्लॉयड है, या फिर एक्सीडेंट हो गया, या रिटायरमेंट हो चुका है, एज हो चुकी है, या सडन डेथ हो गई, या कुछ एक्सेप्शनल एक्सपेंडिचर जो घर पे आ जाते हैं, शादी के खर्चे या बर्थ के टाइम पे खर्चे होते हैं, या डेथ के टाइम पे जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उसको फुलफ़िल करने के लिए एक आपका एक इनकम के बदले जो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, उसको सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं। उन्होंने एक 5 जाइंट्स बताए थे, कंटिजेंसीज बताई थी, एंड लास्ट ईयर उन्होंने ये कंटिजेंसीज पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। तो हम ये देखते हैं। पहला है वांट मतलब कि देखिए बेसिक पॉवर्टी क्या होती है? पॉवर्टी मीन्स कि जब अ पर्सन कैन नॉट फुलफिल हिज बेसिक नीड्स इन टर्म ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। ये दिस इज़ द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो अपनी बेसिक नीड एंड वांट को पूरा नहीं कर पा रहे। इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा भी होगा वांट्स एंड नीड। ये बेसिक उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर वो उसे पूरा नहीं कर पा रहा है तो द पर्सन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पुअर एज़ पर इंडियन डेफिनेशन। यहाँ पे वो वांट, यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो वांट है वो कॉज्ड बाय पॉवर्टी की वजह से जो वांट आई है। देन डिजीज़ कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट हेल्थ केयर प्रोविजन। ये आप देखोगे कि हमारे इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हेल्थ सेक्टर पे जो बजट जाता है वो काफ़ी कम परसेंटेज पे जाता है,
ऑल्दो जाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अब आप देख भी सकते हैं कि क्या हालत हो गई है सेकेंड वेव्स में इंडिया की। सो डिज़ीज़ का है कि जो प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोविज़न बनने चाहिए, अगर एडिक्वेट नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ का कंसर्न रहता है। प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। और गांव में हमारे यहाँ पर आज भी प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है। आंगनबाड़ी सेंटर आप देखो, बेसिक चीज़ें ही अवेलेबल नहीं मिलेंगी आपको। सो ये एक इश्यूज़ है। नेक्स्ट है इग्नोरेंस कॉज्ड बाय लैक ऑफ एजुकेशन। ये जो एजुकेशन कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया में जब हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत हालत ख़राब थी, इतने लोग अनएडुकेटेड थे। बट नाउ अ डेज़ ये गवर्नमेंट ने इंडिया ने इस पर बहुत वर्क किया एंड बाय गॉड ग्रेस आज हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ऊपर हो चुका है। मानते हैं हर स्टेट में आज भी हम अचीव नहीं कर पा रहे, इनफैक्ट 90% भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं एक्सेप्ट केरला। सो बट फिर भी बेसिक एजुकेशन सबको मिल रही है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बहुत अच्छी स्कीम योजना चलाई गई। हर छोटे छोटे आप देखेंगे तहसील में या गाँवों में स्कूल्स खोले गए और अच्छी एजुकेशन क्वालिटी को दिया जा रहा है। सो ये जो इग्नोरेंस है एजुकेशन को लेके, जो प्रॉपर एडुकेट नहीं होते, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि आप प्रॉपर जॉब को परफॉर्म कर पाएँ, तो ये भी कहीं ना कहीं कॉज बनती है आपकी। आप एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चले जाते हैं। देन आपका आता है स्क्वालर। इट पर्टिकुलर इस वर्ड का मीनिंग होता है अनटाइडी, अनप्लीजेंट सा। तो यहाँ पर उसको उन्होंने लैक ऑफ पुअर हाउसिंग से कनेक्ट किया है कि जब आपके पास पुअर हाउसिंग फैसिलिटी अच्छी नहीं रहती, लाइक कि रोड साइड आप देखते हो कि झोपड़पट्टियाँ हैं, वहाँ पे ये इश्यूज़ हैं। सो नेक्स्ट है आइडलनेस। आइडलनेस मीन्स लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम है, इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ स्विच करना चाहते हैं एंड नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स। तो कहीं ना कहीं हाई लेवल कॉम्पिटिशन्स भी है। और ये इससे में क्या हो रहा है कि आइडल बैठे हुए हैं जो यंग पॉपुलेशन इंडिया की काम करने के लिए, अगर उनका योगदान हो तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेंगे तो बढ़ेगी, बट वो बैठे हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। सो नेक्स्ट है रिकमेंडेशन। उन्होंने क्या दी थी? वो उन्होंने दी थी कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सल कॉन्ट्रीब्यूटरी नॉन मीन टेस्टेड एंड कंपल्सरी। सो एज देयर नेम सजेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए फ्रॉम बर्थ टू डेथ। सो एक थ्योरी भी है स्पून टू ग्रेव की यहाँ पर कि जब बर्थ होते से लेके डेथ तक की प्रॉपर एक प्लानिंग असिस्टेंट होना चाहिए। देन आता है यूनिवर्सल, जो ये आपका सोशल असिस्टेंस होगा। ये यूनिवर्सल हो, इट मीन्स परवेसिव टू ऑल। परवेसिव हो, हर जगह सबको अवेलेबल हो, चाहे गांव हो, शहर हो, कैस तहसील हो, ब्लॉक हो। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, अदर में हर जगह छोटी से छोटी जगह पे हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। हमारे यहाँ पे इक्वालिटी की बात भी कही गई है प्रीएम्बल में, वो हम देखेंगे आगे जाके। कॉन्ट्रीब्यूटरी पेड इनटू फ्रॉम वेजेस, मतलब कंट्रीब्यूशन करवाना चाहिए। अगर वर्कर अपनी सैलरी का कुछ परसेंटेज या अपने वेजेस का कुछ परसेंटेज कहीं पे इन्वेस्ट करता जाए हर मंथ, तो एट द एंड ऑफ हिज और हर रिटायरमेंट कहीं ना कहीं उसके पास वो उतना पैसा तो होगा। या उसके पास कोई कंटीजेंसी आती है, लाइक शादी करानी है, तो उसके पास कुछ तो पैसे जमा होंगे कि वो वहाँ से निकाल सकता है। तो देन नॉन मीन टेस्टेड अवेलेबल टू ऑल इवन इफ अनेबल टू पे, लाइक कि ऐसी फैसिलिटी अगर किसी ने अपना वेजेस भाई नहीं इन्वेस्ट करके रखा है, रोज़ कमाते रोज़ खाते वाली स्थिति है। लाइक हमारे यहाँ जो मज़दूर काम करते हैं या वेंडर्स काम इधर रहते हैं, बेचते हैं, ये इनका क्या है, ये और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के पार्ट है। और इनका कहीं ना कहीं ये अपना रोज़ कमाएंगे रोज़ खाएंगे, तो इनका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी फैसिलिटी देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्ट नहीं करते तो आपको नहीं देंगे, सबको देने की कोशिश करनी चाहिए। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट इसे समझती है। देन नेक्स्ट कम टू कंपलसरी। कंपलसरी में हम बोलेंगे कि
अगर आप हर वर्कर से उनकी सैलरी का कंपल्सरीली हमें इन्फोर्स करना चाहिए कि आप कुछ पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आप प्राइवेट कंपनीज़ में देखते होंगे ऑटोमेटिकली कट करके ही सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट सर्विस में भी ऑटोमेटिकली सैलरी आपको कट करके ही मिलती है। वो पैसा जो काट रहे हैं वो आपको आपके रिटायरमेंट के टाइम पे दे दिया जाएगा विद इंटरेस्ट। तो ये सारी रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी। नेक्स्ट हम चलते हैं ILO कन्वेंशन पे, 1952 में हुई थी। उन्होंने वहाँ पे 9 मिनिमम स्टैंडर्ड की बात की एंड इसे हम कंपोजिशन भी बोल सकते हैं ILO का। देखिए ILO की मैं डेफिनेशन नहीं डिस्कस कर रही हूँ अभी, हम प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, हम वहाँ पे उसे और डिटेल देख लेंगे। कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट सबका सेम है। सो हम नेक्स्ट इसको देखते हैं। ILO के कन्वेंशन जो हुए थे उसमें उन्होंने पहला दिया था मेडिकल स्टैंडर्ड। अब मेडिकल स्टैंडर्ड में देयर शुड बी अ प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल्स, लाइक कि हर कंपनी अगर हम एक एग्जांपल लें कंपनी का, तो कहीं ना कहीं मेडिकल का एक उन्होंने दिया होगा कि ये मेडिकल मतलब अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके लिए वो कंपनी इतना खर्चा उठा सकती है या आपको इतना रिम्बर्स करेगी। इन गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो रिम्बर्समेंट का प्रोविज़न है। देन नेक्स्ट सिकनेस बेनिफिट, अगर आप बीमार हो रहे हैं तो उस टाइम पर आपको पेड लीव्स दी जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई छुट्टी पर उन्हें सैलरी नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है। देयर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, आप पर्टिकुलर टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड है। वहाँ पे कंटिजेंसीज हुई थी ना कि नॉन मीन्स टेस्टेड की बात की थी रिकमेंडेशन में, कि जो नहीं भी पे कर पाते हैं, जो अनएम्प्लॉयड है, उन्हें भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना चाहिए। भाई भूखे कोई ना मरे, है ना। ओल्ड एज बेनिफिट, एक रिटायरमेंट होने के बाद आप बूढ़े हो जाते हैं, जब आप इनएबिलिटी टू वर्क रहती है तब आपको भी वो बेनिफिट्स होनी चाहिए। देन एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट्स, आपका वर्कमैन कंपनसेशन जो एक्ट है उसको उन्होंने कवर किया है फ्रॉम देयर ओनली, कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इफ़ एनी अनप्लीजेंट एक्सीडेंट अकर्स, तो उस टाइम पीरियड पर कंपनी या फैक्ट्री या कुछ जो भी रहता है वो उनको बेनिफिट मेडिकल असिस्टेंस पूरा देती है, कोशिश करती है कि उन्हें ठीक कर सके एंड देन उन्हें रिज्वाइन भी करवाती है जॉब में। सो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट्स हैं। मटर्निटी बेनिफिट्स, विमेन जब काम करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें 26 वीक की पेड लीव दी जाती है एंड इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन मटर्निटी पेड लीव्स। सो नेक्स्ट कम टू इंडिविजुअलिज्म बेनिफिट, दिस ये आप बोल सकते हो कस्टमाइज्ड है। हो सकता है भाई किसी के पास खाने के लिए ना हो, घर तो है, कैसे भी रह तो रहे हैं, बट 2 वक्त की रोटी का खाना नहीं है, या किसी के पास प्रॉपर पहनने के लिए कपड़े नहीं है, प्रॉपर रहने के लिए घर नहीं है, बेसिक नीड्स की बात करते हैं। तो वो एक जो इंडिविजुअल बेसिस पर एक जो नीड की ज़रूरत होती है, ये सिलेक्टेड बेनिफिशरीज़ हम आगे जाके गवर्नमेंट की स्कीम्स देखेंगे, जैसे बीडी वर्कर्स के लिए है, तो कुछ जो सिलेक्टेड जिनके लिए काम कर रहे हैं वो यहाँ के लिए है। देन सर्वाइवर बेनिफिट्स का मीन्स कि अगर फैमिली में इन केस ऑफ सडन डेथ उसके पीछे जो फैमिली मेम्बर हैं वो सर्वाइवर हैं, उनके पीछे उनको असिस्टेंट देना, उनको पेंशन देना, या जो भी जहाँ भी इन्वेस्ट किया होगा उस हिसाब से उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करते रहना कह सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे जो विडोज़ होती हैं उनके लिए ये कानून है, बेनिफिट दिया जाता है। देन फैमिली बेनिफिट्स, आप और आपके परिवार को प्रॉपर मेडिकली देना एंड और अदर जो बेनिफिट्स देते हैं फैमिली को, वो इसमें इंक्लूड रहता है, जिसमें आपका जो बच्चे रहते हैं वो 25 साल से कम बच्चे प्लस, और अगर गर्ल चाइल्ड है तो अनमैरिड गर्ल चाइल्ड, स्पाउस एंड अगर डिपेंडेंट पेरेंट्स है, तो ये यहाँ पे फैमिली बेनिफिट्स, जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वही आपकी फैमिली को भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए, वो यहाँ पे इसकी बात हो रही है। नाउ कम टू स्कोप। अब देखिए स्कोप जो पॉइंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सोशल सिक्योरिटी में। ये बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है एंड डिफ़र करेगी कंट्री टू कंट्री। तो हम यहाँ पे स्कोप डिस्कस करते हैं, सोशल इंश्योरेंस एंड सोशल एश्योरेंस। तो इंश्योरेंस जो आप समझते होंगे, आप अगर जॉब में है ऑलरेडी तो आपका भी इंश्योरेंस आपने करवा रखा होगा, छोटा मोटा बड़ा जैसा भी आपके फैमिली मेम्बर्स ने करवा रखा होगा, वहाँ पे भी इनका सेम मीनिंग है। सोशल इंश्योरेंस में अ डिवाइस टू प्रोवाइड बेनिफिट एज ऑफ राइट फॉर पर्सन ऑफ स्मॉल अर्निंग्स in amount which combine the contributive efforts
of insured with subsidies from employer and the government. Examples like social insurance are प्रोविडेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस. इसमें मैं शॉर्ट में बता देती हूँ. ये एक कॉन्ट्रीब्यूटरी है जहाँ पे हमने कहा था कि हमें कंट्रीब्यूशन करवाना चाहिए रिकमेंडेशन में. तो यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक इक्वल अमाउंट जमा करते हैं और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनको वो जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो अमाउंट है प्लस जो अक्रूड इनकम है वो उन्हें रिटर्न की जाती है, जो प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट है. सो यहाँ पे हो सकता है गवर्नमेंट सपोर्ट कर भी सकती, नहीं भी कर सकती, मतलब विद एंड विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट यहाँ का इसमें ये आता है. ये सोशल इंश्योरेंस हो गया. देन कम टू सोशल एश्योरेंस. एंड सोशल इंश्योरेंस जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट टाइम हमारे ओटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी में ये कॉन्सेप्ट दिया था. फर्स्ट टाइम वो वहीं से ये कॉन्सेप्ट निकला है. ये जनरली जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उनके लिए ये स्कोप, उनके लिए ये बेटर ऑप्शन है. नाउ इस सोशल इंश्योरेंस पे हमारे यहाँ जो लॉज बने हैं वो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के लिए बना हुआ है और आपके और भी कई ईपीएस के लिए बना हुआ है, ऐसे कई बने हुए हैं. देन सोशल एश्योरेंस के बारे में बात करते हैं. सोशल एश्योरेंस होता है कि हम जो कैश असिस्टेंट देते हैं, तो यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं. प्रोवाइडिंग कैश असिस्टेंस एंड मेडिकल रिलीफ टू दोज नीडी मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हु कैन नॉट गेट दम फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज. गवर्नमेंट फुली फंडेड बेनिफिट्स विदाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स लाइक ओल्ड एज पेंशन. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग जैसे काम नहीं कर पाते हैं, खुद से अपने रिसोर्सेज को अरेंज नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये एश्योरेंस सोशल एश्योरेंस की फैसिलिटी है जहाँ पर उन्हें कैश असिस्टेंट के थ्रू भी हेल्प किया जाता है और मेडिकल रिलीफ भी दिया जाता है. जो काम उस समय पर्टिकुलर टाइम पे नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये रूल है. तो ये सोशल एश्योरेंस है. और वहाँ पर इसके लिए एग्जांपल आप ओल्ड एज पेंशन देख सकते हैं, कई स्कीम्स भी चलती हैं इसके लिए. और आप इधर देख लेंगे जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये सब इसके एग्जांपल हैं. एंड जो आपके ऊपर के लिए मैंने बताया प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम्स, ये और सीजीएचएस की फैसिलिटी भी सोशल इंश्योरेंस के पार्ट में ही आएगी. तो इस टाइप से आयुष्मान भारत योजना ये फॉर ऑल है ना. तो ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये बहुत सारे ये हैं जो ये जितनी स्कीम्स हैं वो कहीं ना कहीं इन स्कोप्स के अंडर ही स्कीम्स बनाई गई हैं. तो हम आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे. हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: कंपनसेशन, रिस्टोरेशन, प्रिवेंशन. तो कंपनसेशन इज सिक्योरिटी ऑफ इनकम गिवन बाय एम्प्लॉयर्स इन सर्टेन कंटिजेंसी टू हिज और हर वर्कर एंड देयर फैमिलीज. एग्जाम्पल कंटिजेंसी अराइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. लाइक कंपनसेशन इज कंपनसेट करना. देखिए कोर्स ऑफ जब आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्पेशली वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं और कहीं ना उनका एक्सीडेंट हो गया, उन्हें चोट लग जाती है या अनप्लीजेंट एक्सीडेंट हो जाता है, फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफ टाइम दे वोंट बी एबल टू वर्क. तो उस टाइम पे वो काम नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्हें कंपनसेट करो, उनका एक्सीडेंट हुआ, उनके मेडिकल खर्चे उठाएगी कंपनी. ये एक रूल होता है और करना ही पड़ता है. सो ये अबाइड बाय लॉज है. लेबर लॉज में काफ़ी इन्होंने बनाए हुए हैं. आपको बताया मैंने एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट ने इसको काफ़ी अच्छा कवरेज दिया हुआ है. सो यहाँ पे हो गया कंपनसेशन. नेक्स्ट कम टू रिस्टोरेशन, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. दो इन दिस avail all medical assistance to cure from sickness, then continue with re-employment to restore him as in their earlier condition. Like here, as the definition explains itself, कि जो मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना ताकि वो जो उनका एक्सीडेंट हुआ या बीमार हो गए वो ठीक हो जाए, एंड देन आफ्टर देयर रिकवरी, मतलब हिज और हर रिकवरी, वर्कर रिकवरीज, देन गेट देयर जॉब बैक टू देम. तो यहाँ पर उन्हें उनकी जॉब को वापस करना, री एम्प्लॉयमेंट देना, ताकि वो अपनी पहले जैसी आर्थिक स्थिति को मेंटेन कर पाएँ. देन कम टू प्रिवेंशन, और ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाना, ऐसे वर्किंग कंडीशन बनाए रखना ताकि वो बीमारी ना पड़े. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड प्लस आपके ये ट्रेड यूनियन एक्ट में आप देखना, वहाँ पर
स्पेशल एक्ट बनाए गए हैं, प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, सैनिटाइजेशन फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी दी हुई है। तो प्रिवेंट वर्कर फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज बाय सिकनेस, एक्सीडेंट और इनवैलिडिटी टू अर्न। तो जो अगर ये सब फैसिलिटी दे रहेंगे, प्रॉपर रूल्स गाइडलाइंस बनी रहेगी और उसके तहत अगर वर्कर काम करेंगे तो उनका एक्सीडेंट होने की जो चांसेस हैं वो लीस्ट हो जाते हैं। इससे क्या होगा कि उनका अनएम्प्लॉयमेंट जो अराइज होता है सिकनेस से, एक्सीडेंट से, या कुछ ऐसी अप्रिय घटना, अनप्लीजेंट एक्सीडेंट होते हैं जिसकी वजह से दोबारा काम ही ना कर पाएँ, इनसे बचाता है। तो हमारे थ्री ऑब्जेक्टिव है: कंपनसेशन, रिस्टोरेशन एंड प्रिवेंशन। कंपनसेट करना, उन्हें रीस्टोर करना, उन्हें वापस उनकी जॉब देना, मतलब एंड जो रीस्टोरेशन है इट इज़ द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। एंड प्रिवेंशन की ऐसे रूल्स रेगुलेशन, ऐसी कंडीशन, वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करें ताकि जो है प्रॉपर लाइट फैसिलिटी, पंखे, हवा सब होना चाहिए। ये आपका प्रिवेंशन का पार्ट है। देन नाउ कम टू द सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। बेसिकली हमने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि सोशल सिक्योरिटी क्या है। सोशल सिक्योरिटी इज़ कि एक तरीके का उन्हें फाइनेंशियल या मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड करना हर सेक्शन, सोसाइटी के हर सेक्शन को, हर मेंबर को, ताकि उनकी जो नीड्स हैं या वांट्स हैं वो उन्हें फुलफिल कर पाएँ। सो हम आगे इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इंडिया देखिए, आप सभी जानते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट है। तो यहाँ पर हम कहेंगे द स्टेट शैल विद इन द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन सिक्योरिंग the right to work, to educate and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness, disablement and other case of unserved wants। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी इकोनॉमिक, अपनी क्षमता के अनुसार हर स्टेट या हर कंट्री को एक इफ़ेक्टिव प्रोविज़न बनाना चाहिए ताकि जो है राइट टू वर्क हम सिक्योर कर सकें, उनके राइट, जो काम करने की जो राइट्स हैं उसको हम मेंटेन कर सकें, एडुकेट कर सकें प्रॉपर, और उन्हें पब्लिक असिस्टेंस मतलब उन्हें हेल्प कर सकें अगर वो अनएम्प्लॉयड हैं, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट या कोई भी केसेस, अनवांटेड केसेस अगर अराइज होते हैं या कंटीजेंसीज अराइज होती है। सो जो पहली ये social security has always been a primary focus area of various plans and policies of government of India since independence के बाद से ही काफ़ी ध्यान दिया गया है, क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 के बाद, तो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन वाज वेरी वर्स्ट, बिकॉज हम बहुत से लोग इकोनॉमिकली, लोगों पास पैसा नहीं था, 2 वक्त की रोटी भी खाने के लिए नहीं थी, प्लस लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था ड्यू टू द डिवीजन ऑफ द कंट्री। तो कहीं ना कहीं बहुत हालत ख़राब थी। तो ये हमारे जो फर्स्ट ईयर प्लान्स थे उसमें सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी पे ही ध्यान दिया गया। आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से भी इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है सबको इन द फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सो ये जो हमारा जो पहला जो कॉन्सेप्ट है प्रोफेसर बीपी अडारकर ने डेवलप्ड किया था 1944 में। तो उसके तहत स्कीम्स भी बनी थी। एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 ये बना था। देन EPFO 1952 में बना था। फिर आगे जाके मैटरनिटी बेनिफिट्स देखेंगे, डिटेल में देखते हैं इन्हें हम। सो इनिशियली ऑल सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड प्रोग्राम फोकस्ड ऑन यंग जनरेशन एंड देयर related issues to health care and disability was addressed by distance and old as society was considered as a such family subject the fast changing socio-economic scenario issuing concerning old people are now also being included in social security schemes in India. There is some typing mistake there, but I can explain it in a well manner here. दैट कि इंडिया में जब सबसे पहले फोकस किया गया, जो यंग जनरेशन की बात की गई, तो वो उनका प्राइमरी फोकस था कि हम इंडिपेंडेंस के बाद जो प्राइमरी फोकस था कि हम हेल्थ केयर इशू या जो डिसेबिलिटी है वो यंगर जनरेशन पर ध्यान देंगे। ओल्ड एज के लिए सोशल सिक्योरिटी में उसे एक फैमिली सब्जेक्ट कंसीडर किया गया। ओल्ड एज सोशल सिक्योरिटी वॉज कंसीडर्ड एज अ फैमिली सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये जो सर्च आ गया है वो सब्जेक्ट होना चाहिए था प्रॉपर। तो ऐसा इसलिए किया गया कि पहले भाई हम लोग जॉइंट फैमिली रहती थी इंडिया में। नाउ अब ज़्यादातर लोग न्यूक्लियर फैमिली के पार्ट हो गए हैं, बट पहले क्या था कि जॉइंट फैमिली के पार्ट थे। तो जॉइंट फैमिली में ये ऐसा था कि भाई घर वाले संभाल लेते थे। बट नाउ अ डेज़ क्योंकि
आपका न्यूक्लियर फैमिली है, तो उन ध्यान देने की ज़रूरत है। सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो हमारा बदला, डेमोग्राफिक चेंजेस आए, सिनेरियो चेंज हुए, तो अब इंडिया प्रायोरिटाइज करता है ओल्ड एज रिलेटेड इश्यूज़ को अपने सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, उन्हें सोशल प्रोटेक्शन देता है थ्रू देयर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। सो स्कीम जो हमारे यहाँ जो बेसिक स्कीम कवर की जाती है वो पेंशन की जाती है, एंड पेंशन आपको दिया जाता है ऑन रिटायरमेंट पेंशन, फैमिली पेंशन, widow pension, old age pension, etc. Then next to health insurance and medical benefits, then disability benefits, maternity benefits to women and gratuity, ये सारे दिए जाते हैं। लेकिन ये आप जो स्कीम्स देख रहे हो वो ज़्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर को मिलती है, एंड द वर्कर्स हु बिलोंग्स टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उनको कहीं ना कहीं ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। देखिए, हमारा जो मेजर पोर्शन है कंट्री का, डिस्कस किया मैंने आपसे, 90% पीपल जो वर्कर्स हैं आर ऑफ फ्रॉम ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो उन्हें ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती कि जो गवर्नमेंट के स्कीम प्रोग्राम्स है वो उसका लाभ उठा सकें। तो इसीलिए गवर्नमेंट अभी न्यू लेबर वेज कोड और 4 न्यू लेबर कोड्स के साथ आई है। क्यों आई है? वो इसीलिए आई क्योंकि हमारे यहाँ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर थे वो कहीं ना कहीं जो उनके लेवल की फैसिलिटीज़ थी वो नहीं आ पाए। इसमें लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2018 हम पढ़ेंगे, इसका विरोध भी काफ़ी हुआ था। अब पेंडेमिक के टाइम आपने देखा ही कि कितने सारे जो वर्कर्स थे, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स थे, वह उनका रोज़ खाने पीने का हिसाब किताब था। अब वो एकदम से सडन लॉकडाउन हुआ, खाने पैदल चल चल के भाई हज़ारों किलोमीटर एक जगह से दूसरी जगह गए, उसमें कितने लोगों को कितना नुकसान हुआ, डेथ हुई, मतलब बहुत ही अनप्लीजेंट कंडीशन थी, देखने लायक स्थिति नहीं थी, दिल दुखाने वाली स्थिति थी। तो ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कहानी है, इसलिए एक नए लेबर कोड की ज़रूरत थी जहाँ पे हम ये जो गिग वर्कर्स हैं और भी जो हमारे यहाँ सब्जी वेंडर्स हैं या जो काम वाली बाइयाँ आती हैं, सबके यहाँ आती हैं, तो ये सारे जो इनको भी कवरेज मिले, इन्हें भी वो सिक्योरिटी मिले कि इन केस सडन कोई पेंडेमिक जैसा कुछ भयानक सी कोई चीज़ आती है तो कहीं ना कहीं उनके पास भाई खाने पीने की तो व्यवस्था रहे। क्यों वो लोग वहाँ से वहाँ क्यों गए, अपने अपने गांव की ओर क्यों लौटे? क्योंकि भाई उनके पास खाने के लिए पैसे ही नहीं थे, राशन ही नहीं था। तो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी जो है एक वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए कंसीडर किया गया है, एक ह्यूमनिस्टिक कह सकते हैं कि एक अप्रोच है। और इंडिया वैसे भी हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है जहाँ पर कैपिटलिस्ट के साथ साथ हम सोशलिस्ट भी हैं। यहाँ पर जो लेबर वेलफेयर है वो एक वाइटल पार्ट है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का, और ये एक आप इसको एक ह्यूमन एंगल से अटैच भी कर सकते हैं। देखिए, कई सारे लेबर वेलफेयर के लिए कमीशन बने हैं, जैसे लाइक रॉयल कमीशन बना 1931 में, देन डिक्लेरेशन ILO ने भी दिया था अपना, देन इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने कराची सेशन में भी एक सेफ गार्ड इंटरेस्ट की बात की थी इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, तो एक सुटेबल लेजिस्लेशन की डिमांड की थी। इस तरीके से काफ़ी सारे यहाँ पर हुए थे, और ये जो डिमांड की गई थी उसके अकॉर्डिंग कई लेबर लॉज भी बने थे। कुछ तो हमारे लेबर लॉज जैसे कि एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट है, ये 1923 बिफोर इंडिपेंडेंस की बात है। ये सारे लेबर लॉज जिसको हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे सोशल सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम में, और ये सेम है एज ए इंडस्ट्रियल लेबर्स लॉ में भी सेम है। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, मटर्निटी बेनिफिट 1961, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। ये सारे आपने यहाँ तक अभी समझ लिया है। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, तो ये जो सोशल सिक्योरिटी हम इतनी बातें कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इसका फ्रेमवर्क है। ये हम प्रीएम्बल में भी देखेंगे, अपने फंडामेंटल राइट्स में भी देखेंगे, एंड आपके DPSP में भी देखेंगे, प्लस हमारे स्केड्यूल में भी इसके लिए अलग से स्केड्यूल बनाया गया। तो देखिए, प्रेम्बल हम सबको याद ही होना चाहिए, बट हम यहाँ पे सीधे वो फोकस करते हैं। देखिए, एक सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में सोशलिस्ट पॉइंट है, ये
आपके 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा भी गया है ये नया वर्ड। तो ये सोशलिस्ट का मीन्स ही होता है कि हमें सोसाइटी के लिए काम करना है। सो आप यहाँ पे देखिएगा, जस्टिस हमें देना है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवल पे। लिबर्टी होनी चाहिए ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। इस बेसिस पे तो हमारा फंडामेंटल राइट भी बना है, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, है ना। देन ये यहाँ पर बेसिक ये जो 2-3 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, ये प्रियम्बल का सोशल सिक्योरिटी यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है कि इंडिया कंसर्न्ड है एक लेबर वेलफेयर स्टेट के लिए। देन हम देखते हैं अपने फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18 ये डिस्कस करता है। तो राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, इट मीन्स कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर आइडेंटिटी और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन in terms of employment should be given. And then abolition of untouchability and abolition of titles. See, abolition of untouchability article 17 explain करता है, abolition of titles आपका article 18। ये जो titles हैं, ये जो पहले ये लॉर्ड विलियम्स में, ये सॉरी लॉर्ड, ये जो अपने सारे गवर्नर जनरल थे उनके आगे लगते थे ना, वो सारे टाइटल्स की बात की कि अभी यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर को वो टाइटल मिलता है। डॉक्टर एंड आपके ये जो पीएचडी करते हैं उनके लिए जो डॉक्टरेट की डिग्री है, बस उनको ही ये टाइटल लगाने का अधिकार है। बाकी सबके आगे से टाइटल जो है हटा दिए गए हैं, अबॉलिश किया गया ताकि इक्वलिटी मेंटेन किया जाए कंट्री में। नाउ नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 to 24 एक्सप्लेन किया। अगेन एक्सप्लॉइट नहीं करना है, सबको सबका अधिकार देना, इक्वल राइट्स टू ऑल हेयर। देन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फोर्स्ड लेबर करवाया जाता था, चाइल्ड लेबर या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केसेस कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली आज भी रजिस्टर हो जा रहे हैं। सो ये जो चिल्ड्रन अंडर एज 14 रहते हैं उनको तो आप अलाउ, आर्टिकल 21A में आया भी है कि कंपलसरी एजुकेशन करवाना है अंडर 14 तक, बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो सारा सोशल सिक्योरिटी का है। पहले क्या होता था, बच्चे घर के भी बच्चे, माँ बाप भी सब के सब लगे हैं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ये भी पैसा कमा के लाएगा, पढ़ लिख के क्या करेगा, इस टाइप की मेंटालिटी थी। क्योंकि हमारे यहाँ पे गरीबी बहुत थी, अब जाके इंडिया कहीं ना कहीं मिडिल क्लास लेवल पर आया है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ डीपीएसपी। डीपीएसपी में कई आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, हम शॉर्ट में देखते हैं फटाफट। आर्टिकल 38 प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। अगेन इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट, तो वेलफेयर हमें करना है, सोशल फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है सबको, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोथ। देन आर्टिकल 39 इक्वल राइट्स टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड मटेरियल रिसोर्सेज। भाई अगर आप किसी भी कंट्री के सिटीजन हैं तो आपका उतना ही इक्वल राइट बनता है उन रिसोर्सेज पर, जिन रिसोर्सेज पर एक अमीर का बनता है उतने एक गरीब का बनता है। अगर पानी अमीर पी रहा है तो गरीब भी पानी पिएगा, इक्वल राइट्स दोनों का। अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बेसिस पर देखें या अपर कास्ट बेसिस पर, अपर कास्ट भी पानी पी रहा है तो लोअर कास्ट को भी, पानी तो जीवन है, तो ये रिसोर्स है, ये सबका है, किसी एक का नहीं है। तो इंसानों को बांटा, इंसानों नहीं है। आर्टिकल 39A द स्टेट शुड प्रोवाइड फ्री लीगल एड बाय लेजिस्लेशन और स्कीम्स इन एनी अदर वे टू सिक्योर जस्टिस एंड आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी और अदर डिसेबिलिटीज़। देखिए यहाँ पे 39 ये कहता है कि भाई जो हमारे थोड़े वीकर सेक्शन होते हैं, वो वीकर सेक्शन कभी विमेंस को कंसिडर किया जाता है या लोअर कास्ट सोसाइटी को कंसिडर किया जाता है, या जो फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली वीक हैं उनको यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। तो अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है, उनके राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है, तो या कुछ भी उनके साथ कोई भी वायलेशन जो लीगल नहीं है, उन्हें वो प्रॉपर लीगल एड स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि प्रॉपर प्रोविजन स्कीम्स बनाकर उन्हें कवर कर सके, ये उनका राइट बनता है। और ये डीपीएसपी आर्टिकल 41 मेक इफेक्टिव पेंशन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, टू एडुकेट एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड सिकनेस। देन अगेन स्टेट को ऐसे प्रोविजन बनाना चाहिए कि प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटी, पब्लिक असिस्टेंस, अगर अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस या डिसेबिलिटी आती है तो उन्हें दे। इंडिया में एक एम्प्लॉयमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जहाँ पे लोग रजिस्टर कराते हैं खुद को,
वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं रजिस्टर करवाते हैं, और जैसे ही उन्हें कोई एप्लीकेशंस जो मैचिंग जॉब मिलती है तो कहीं ना कहीं वो देते हैं। तो ये उन सब के लिए एक फैसिलिटी स्टेट से मेंटेन करता है। देन आर्टिकल 42 मेक प्रोविजन फॉर वुमेन एंड प्रोवाइड मैटरनिटी बेनिफिट। अगेन सेम कि वुमेन्स के लिए भाई सबसे ज़्यादा कठिन समय होता है उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पे, उन्हें वो मैटरनिटी बेनिफिट्स देना, पेड लीव्स देना। मैटरनिटी देखेंगे बेबी होने से पहले और बेबी होने के बाद दोनों टाइम पे जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, छुट्टियां दी जाती हैं, और भी कई प्रोविज़न हैं, उनसे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 43A वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। देखिए जो हमारे यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, स्पेशली जो एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स होते हैं, दे आर द वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ द कंपनी। इनफैक्ट मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा गया था, तो आई जस्ट सेड दैट दे आर द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनी कंपनी। सो हमें उनका सबसे पहले ध्यान देना है, ये रिसोर्स को पहले हमें मेंटेन करना है। अगर एम्प्लॉय और वर्कर से रिलेशनशिप आपके अच्छे हैं तो डेफिनेटली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होंगे उन्हें आप इफेक्टिवली अचीव कर पाएंगे। तो दिस इज़ आर्टिकल 43A। वर्कर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए मैनेजमेंट उसमें। यहाँ पे वो क्या डिस्कस करेंगे कि उनकी क्या वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, कितना उन्हें वेजेस मिलना चाहिए। तो ये वहाँ पे इनके लिए उनका ये नहीं कि मैनेजमेंट बिना लेबर्स के, बिना वर्कर यूनिटी ये आपके यूनियन के अपने हिसाब से डिसीजन ले ले, उन्हें इन्वॉल्व करती ही है। फिर हम देखते हैं करंट, इसको देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में सोशल सिक्योरिटी जो है, ये जो सब्जेक्ट है ये कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक है। कॉन्करेंट मतलब आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, स्केड्यूल 7 पार्ट 3 में डिटेल में गिवन है कि जो 3 टाइप्स के लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट। यूनियन में यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, स्टेट में स्टेट ही बनाती है, एंड कॉन्करेंट में दोनों को अधिकार होता है। इन केस ऑफ ओवरलैपिंग या इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट यूनियन गवर्नमेंट विल टेक फाइनल डिसीजन। सो हमारा स्केड्यूल 7 में पार्ट 3 जो आपके 22 पार्ट्स हैं उसमें से पार्ट 3 में एक्सप्लेन किया गया है। देन यहाँ पर आपके स्केड्यूल 7 के एंट्री नंबर 23 में क्लियरली गिवन है सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे इसके बारे में बात की गई। एंट्री नंबर 24 वेलफेयर ऑफ लेबर, यहाँ पे लेबर आना था, इंक्लूडिंग कंडीशंस ऑफ वर्क, प्रोविडेंट फंड्स, एम्प्लॉयर्स एंड देन इनवैलिडिटी एंड ओल्ड एज पेंशन एंड मटर्निटी। यहाँ पे जो हमने अभी तक इतनी देर में डिस्कस किया वही है। अब हम आते हैं हमारे करंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के इंडिया में जो सिनेरियो चल रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए कई तरीके की, आप जैसा कि इसको वीडियो पॉज करके बड़े ध्यान से आप सोर्सेज देखिएगा, एग्जाम्पल्स देखिएगा, एलिजिबिलिटीज़ देखिएगा। इसको जितने भी आप एग्जाम्पल्स देख रहे हैं इनके एक एक स्कीम्स हम डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो देखिए क्या हो रहा है कि हम टैक्स पे करते हैं, टैक्स सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं टैक्स पे किया ही जाता है। आप कोई सामान खरीदते हैं तो इनडायरेक्ट कर रहे हैं, आपकी इनकम है तो आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। तो जो आपका टैक्स का फंड होता है उसके थ्रू कई स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है, उसके थ्रू कई गवर्नमेंट स्कीम्स चलाती हैं। और इसकी जो एलिजिबिलिटी, इन स्कीम्स के तहत जिन्हें ये सुविधा मिलती है वो कौन है, जो सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे उनको दिया जाता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल में दिया IGNOPS, इट मीन्स कि इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो ये इस स्कीम को चलाती है। ये जो पुअर हाउस होल्ड रहते हैं उनको दिया जाता है, जो एज्ड पीपल हैं या विडो हैं या डिसेबल्ड लोग हैं, या इन केस ऑफ डेथ जो ब्रेड विनर मतलब जो वर्किंग पर्सन था जिसकी डेथ हो जाए तो उसके पीछे जो एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो ये है। यहाँ पे जो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाता है, जो 60 इयर्स या उसके ऊपर के लोग जो बिलोंग करते हैं उनके लिए दिया जाता है। तो सेंट्रल असिस्टेंट में उन्हें 200 रुपये पर मंथ दिया जाता है, जो 60 to 79 एज ग्रुप के हैं, 500 पर मंथ जो 80 and 80 एबव हैं। ये आपकी IGNOPS है। मैंने यहीं से आपसे इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस कर लिया। ये बेसिक ये आपकी स्कीम है, ये BPL फैमिली को दी जाती है।
ये आपका इस तरीके से। देन आपका आ जाता है AABY, IGNDPS, NFBS, RSBY, ऐसे करके कई सारी स्कीम्स चल रही हैं। देन नेक्स्ट आते हैं हेल्थ रिलेटेड टैक्स पेयर फंड। ये गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स हैं। ये गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स में तो आपको भी पता ही होगा, ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन चलती है। आयुष्मान भारत तो बहुत बड़ा नेशनल हेल्थ स्कीम बना है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ स्कीम दिया गया है। ये सारे सिटीजन्स के लिए ओपन है। सो ये स्कीम्स में आपके कई सारे आते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एम्प्लॉयर। ये भी टैक्स पेयर, जो हम टैक्स पे करते हैं उनके पैसों से ही ये स्कीम्स बनी है। फिर एम्प्लॉयर लेगिस्लेशन बेस्ड, तो ये एम्प्लॉयर के लिए है कि ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये स्कीम्स के तहत ये फैसिलिटीज़ दें अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को। ये लेगिस्लेशन मतलब लॉ द्वारा अबाइड हैं, इन्होंने करना ही है, अदरवाइज उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। वो थे मैटरनिटी, ग्रेच्युटी, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सेट्रा, इतनी देर से जो डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली वो यही कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के, अनऑर्गेनाइज के लिए नहीं, उनका तो कहीं गवर्नमेंट रिकॉर्डेड डेटा ही नहीं है। देन फंड हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई अंडर लॉ के थ्रू जो जहाँ जमा करते हैं, ये जैसे कि ये EPF, EPS, EDLI, ESIC स्कीम्स, ये सारी जो है EPFO के अंडर 3 स्कीम्स चलती हैं। उसके बारे में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम्स, ये सारी इसमें हैं। सो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। देन सेस बेस्ड, जो सेस काटते हैं लोगों की इनकम से सेस कटते हैं, तो ये वो जो सेस से जो पैसा आया वो बीडी वर्कर, अभी तो कोविड सेस भी हो गया है, फिर एक एनवायरनमेंट सेस भी, इस तरीके से बहुत सारे सेस कटते हैं। तो जो सेस जिसके लिए कटता है, एजुकेशन सेस कटता है तो एजुकेशन पे जाता है। इस तरीके से जो सेस है ये बीडी वर्कर्स के लिए जाता है, उनकी वेलफेयर के लिए जाता है। ये कंसर्न वर्कर मतलब कंसर्न फील्ड पे जो जैसे बीडी में काम कर रहे हैं तो बीडी के लिए कंसर्न फील्ड हो गए, उनके लिए हो गया। देन आता है वॉलंटरी। ये जो स्कीम्स हैं, ये जो लोग ऑप्ट करते हैं उनके लिए ये स्कीम है। जैसे PMJJSY, PMSBY, ये जो ऑप्ट कर रहे हैं स्कीम, इसके ऊपर गिवन है। हमारा नेक्स्ट है जो स्टेट या लोकल बॉडीज़ इन को फंड करती है, क्योंकि आपको पता है ये सोशल सिक्योरिटी यूनियन, आपने अभी तक यूनियन का देखा भाई, ये स्टेट भी इस पे अपने कानून बना सकता है। तो जो ओल्ड एज पेंशन दे दिया, डिसेबिलिटी के लिए जो भी फैसिलिटी दे दी, तो ये सिलेक्टेड बेनिफिशियरी इसके लिए है। अब गवर्नमेंट को लगता है जो 60 ईयर्स के ऊपर लोग हैं उनको दे दो, या डिसेबल हैं जो काम नहीं कर सकते, तो हर स्टेट अपने लेवल पर कई योजनाएं बनाती हैं और उन्हें देती हैं। सो हमारा यहाँ पर करंट सिनेरियो भी हमने डिस्कस कर लिया। सो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपने बेसिक सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, उसके स्कोप्स, ऑब्जेक्टिव्स और डेफिनेशंस हमने देख ली। आपको उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड हमारा आज का टॉपिक यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड गाइस, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ आती हूँ जो इसी का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यूएशन में होगा। तो थैंक यू फॉर टुडे।